डिक्लेरेशन ये है कि भाई ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो कैमरा के आगे अच्छे से बन के बैठें, प्यारे से बन के बैठें, हवाबाजी ना करें बिल्कुल भी। राइट, ठीक है। और गरिमा खाना नहीं खाना है कैमरा के आगे अभी, ठीक है ना? गरिमा कह रही ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलिए जी, जतिन भी आए हैं आज तो। जतिन, तुम दोपहर वाली क्लास में क्यों नहीं आते हो भाई? और जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है उन्हें पाप चढ़ सकता है। आइए जी आइए, माहौल बन चुका है। कौन सा एस्से रिवाइज करेंगे, याद है आप लोगों को? एस्से नंबर कौन सा बेटा? 230। एस्से कौन सा? 230। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में ऑन कर देता हूं ताकि आपके पास अगर कोई डाउट रह जाए उसके बाद तो आप लोग जो है मुझसे पूछ पाए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं एवरीवन, जल्दी से। मैं कर रहा हूं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर, लीजिए। ओके गाइस, तो आज हम एक ऐसे पढ़ने वाले हैं, एस्से नंबर है 230। अगर एग्जाम इंपॉर्टेंस आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्से है। और आप देखिएगा ये आता है आपको, मैं इस एस्से के अंदर बार बार बताता रहूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप भी कहते रहोगे सर ये इतना सारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरा एस्से ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए जी, चलिए बात करनी शुरू करते हैं जल्दी से सर। हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एस्से 230 के बारे में। एस्से 230 डील करता है बेटा किससे? जैसे कि नाम ही लिखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हमें पढ़नी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन। और याद रखिएगा, अच्छा एक बात बता दूं, रिवीजन वीडियो थोड़ी स्पीड तेज रखने वाले हैं, ठीक है ना? चलेगा ना? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप। राइट, रिवीजन वीडियो थोड़ी सी स्पीड हम लोग तेज रखेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसे 230 पढ़ा हुआ है। सो ऐसे 230 में क्या है सर? सबसे पहले हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़नी है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ, मेरे साथ साथ बैठ के बोले, एपीएसी। एक बार और बोले, एपीएसी। एपी ऑडिट प्रोसीजर, ए ऑडिट एविडेंस, सी कंक्लूजन। सो एपी परफॉर्म, AE obtained and conclusions reached, and they are also known as working paper। याद रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा। कभी सर आई से वर्किंग पेपर के नाम से कुछ पूछे तो बेटा वो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ही बात कर रहा है, ये इसलिए जो है आपने याद रखना है। अच्छा, एक बात, मेरी आपसे एक सिंपल सा सवाल है, वैसे आईसीएफ पूछेगा नहीं है, जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये स्टैंडर्ड किसी भी तरह से लिमिट लगाता है कि आप इससे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते? आंसर इज नो, ये किसी भी तरह से जो है लिमिट नहीं लगाता है। आप इसके अलावा चाहे जितनी मर्जी जो है डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक जेनरिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे सर हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मित्रों? 5 स्टार ट्रिपल ए त्रिवेदी। 5 स्टार ट्रिपल ए त्रिवेदी। 5 स्टार तो पता ही है, ट्रिपल ए आएगा आएगा आएगा, और त्रिवेदी सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बच जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सर, डायरेक्ट क्वेश्चन के बता दो पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, व्हाई वी नीड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें आप बोलेंगे सर देयर इज अ बेसिक पर्पस, देन देयर इज एडिशनल पर्पस। तो बेसिक पर्पस में बोलेंगे कि ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। मेरे साथ, ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। एक बार और, ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। राइट, अच्छा। और साथ में सर ये भी बताता है कि भैया अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। इसका कनेक्शन बच्चों हम लोग बना सकते हैं, कनेक्शन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे 200 याद कीजिए। ऐसे 200 का नाम अगर आप मुझसे पढ़े तो आपको याद होगा, उया कासा। आज एक नालायक बोल रहा था ऐसे 200 में से कुछ आता नहीं है। बेटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी बिल्कुल मत पालो, ऐसे 200 में से बहुत कुछ आता है। कासा का मतलब अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो हमारा जितना भी ऑडिट है वो सर अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद एसेज होना चाहिए। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अब तो मैं मानता हूं आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो घुटा पड़ा होगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से भी एक बार इसको कनेक्ट करा देता हूं जल्दी से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना होता है दैट रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से इस बात का एविडेंस बनती है कि भाई आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। आपका ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कल को आपको कोई आके उंगली उठा दे कि भाई तुमने ऑडिट जो ऐसे के अकॉर्डेंस में नहीं किया है, तो तुम क्या बोलोगे? जाओ पहले जाकर मेरी डॉक्यूमेंटेशन देख लो। राइट, तो हम सबसे पहले उसको क्या दिखा देंगे? अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, और साथ साथ में एविडेंस भी है कि सर हमारा जो ऑडिट है वो प्लान एंड परफॉर्म है इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एलआर। तो कहीं ना कहीं सर ये ऑडिटर को जबरदस्त सेफगार्ड देता है कि अगर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई उंगली उठाएगा तो सर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा। कम ऑन गाइस, ये बात समझ आती है? सो बेसिक पर्पस पहले तो ऐसे बोलना है, ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है कि ऑडिटर ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है। एक बात, दूसरी बात, इस बात का भी एविडेंस है कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर। मेरे साथ साथ एकदम रैप स्टाइल में, ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर। यो यो हनी सिंह, चलो जी। एडिशनल पर्पस,
एडिशनल पर्पस मित्रों, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बार आया हुआ है? बार बार लगातार। जी हाँ भाई और बहनों, आपके पेपर में कम से कम नहीं तो 6 बार, 7 बार, 8 बार। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर क्या बात कर रहे हो, हम तो न्यू कोर्स वाले हैं, अभी तक तो इसके इतने सारे अटेम्प्ट ही नहीं हुए। बेटा, ओल्ड कोर्स में भी ऐसा ही था, और ओल्ड कोर्स छोड़ो, ये सीए फाइनल में भी ऐसा ही है। और हर जगह पे सर आपसे जो है इसी तरह से पूछा जाता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एडिशनल पर्पस जो है वो क्या है। वैसे तो अगर पर्पस पूछे तो आपको बेसिक और एडिशनल दोनों बताने हैं। अब एडिशनल पर्पस देखते हैं सर क्या है। सबसे पहले हमारे को ये मदद करता है सर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह समझा रखी है, यहाँ पे रिवीजन कराएंगे। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में, सुपरविजन में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में, फ्यूचर ऑडिट्स में। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जैसे ही आप लोग जो है पहली बार जब किसी को ऑडिट करने जाते हैं तो आपके बॉसेस जो है आपको उनकी पुरानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पकड़ा देते हैं या पुरानी ऑडिट रिपोर्ट पकड़ा देते हैं कि पढ़ो, इससे आपको आइडिया लगेगा। देन क्यूसीआर एंड इंस्पेक्शन, क्यूसीआर बोलते हो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो कि होता है एस से 220 में, और इंस्पेक्शन जो कि आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, पीयर रिव्यू जिसे हम लोग बोलते हैं। देन एक्सटर्नल, सॉरी, यहाँ पे भी हमारे पास पीयर रिव्यू हो सकता है, और ये भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी आपकी जो है पीयर रिव्यू में आ सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे क्यूसीआर इंस्पेक्शन इंटरनल की बात चल रही है, और यहाँ पे एक्सटर्नल इंस्पेक्शन जहाँ पे पीयर रिव्यू हो रहा है उसकी बात चल रही है। एक बार बच्चों उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एडिशनल पर्पस क्या है। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में मदद करेगा, सुपरविजन में मदद करेगा, अकाउंटेबिलिटी में, 3 हटा के साइड कर दो। उसके बाद फ्यूचर वाले ऑडिट में मदद करेगा। दो तो बहुत आसान है, क्यूसीआर एंड इंटरनल इंस्पेक्शन एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, क्यूसीआर एंड इंटरनल इंस्पेक्शन एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। 1 मिनट के लिए साथ साथ दोबारा बोलेंगे, याद ही हो जाएगा। पहला एडिशनल पर्पस प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, दूसरा सुपरविजन, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, चौथा बहुत आसान फ्यूचर ऑडिट, पांचवा तो बहुत ही आसान, छठा भी बहुत आसान क्यूसीआर एंड इंटरनल इंस्पेक्शन, एंड लास्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। देखो भाई, कोई भी आएगा पूछेगा बताओ ऑडिट ढंग से किया था, आप बोलोगे हाँ, वो बोलेगा प्रूव करो, आप क्या दिखाओगे, बेटा जाओ पहले जाकर मेरी डॉक्यूमेंटेशन देख के आओ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपके दिमाग में बैठी रहेगा बिल्कुल। चलिए जी, देन उसके बाद आते हैं गाइस, ये पैराग्राफ मैंने आपकी बुक में जो दे रखा है, कायदे से ये आपके ऐसे 230 का नहीं है। ये मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था कि देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर क्या होती है। सेम पैराग्राफ हमने अपने बेसिक्स वाले चैप्टर में भी, हमने अपने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सेम बिल्कुल डिट्टो पैराग्राफ। बस यहाँ पे आपको लास्ट लाइन पढ़नी है, और लास्ट लाइन ये है कि भाई साहब ऑडिटर को ये प्रूव करना होता है कि मैंने अपना वर्क जो है इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर किया है। और ऑडिटर ये कैसे प्रूव करता है? अगर ऑडिटर बता दे कि भाई मैंने जो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की है वो सही थे, मेरा एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट था, और मेरी जो रिपोर्ट गई है उसका जो कंक्लूजन है वो सूटेबल था। अब ऑडिटर ये सारी बातें कैसे प्रूव कर सकता है? ऑल दिस कैन बी चेक्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने आपको भी प्राइमरी पर्पस बताया था ना बेटा, उसी को मैंने यहाँ पे और डिटेल में लिख दिया है। कायदे से ऐसे 230 का पार्ट नहीं है। अगर आपने इसे चैप्टर 1 में पढ़ लिया है तो बहुत है, आप इसे चैप्टर 1 में पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे 240 के साथ भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं इसी वाली चीज को। यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को लेके क्या है। आइए, देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बरसात में आपके ऊपर करता चलता हूं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बता दो कि भाई साहब आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? तो आप बोलेंगे एक बेसिक पर्पस होता है, एक एडिशनल पर्पस होता है। एडिशनल पर्पस में पूरा का पूरा चार्ट आप लोग लिख के आ जाएंगे, और बेसिक पर्पस में हम ये वाला चार्ट लिख के आ जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आएगा, आएगा आने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। और फिर से बच्चों में आप लोगों को एक बार मोटिवेट करूंगा, हर बार मैं ये बात बताता हूं, आपके भाई साहब 14 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट, 30 नंबर के एमसीक्यू, टोटल हो गया 44, बच गए बेटा 56। 56 में से आप मान के चलो कि अगर आपका 50% पेपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, यानी कि जैसे क्वेश्चन इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप इस 50% में 56 का 50% कितना हो गया मित्रों, जरा बताना मुझे। 25 और 3 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 में से अगर आप यहां पे स्कोर कर लें आराम से बैठ के 20 नंबर के आसपास, तो आप ये देखिए 44 में से आप लोग मान के चलिए, मैं मान रहा हूं आप लोग 35 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, यहां पे आप लोग 20 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो 55 तो यही बन गया। बाकी 50% जो कि मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट पेपर आता है, मैं जानबूझ के 50% हायर लेवल पे बोल रहा हूं, जानबूझ के 50% हायर लेवल बोल रहा हूं कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटे, आप ज्यादा प्रिपरेशन करके जाएं। इस 50% में से अगर आप लोगों ने 50% भी स्कोर कर लिया, 50% भी स्कोर कर लिया, यानी 28 में से आपने 14 भी स्कोर कर लिया, तो भाई साहब मौज है, मौज बिल्कुल। तो प्लीज इसको हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आपने कैसे काम करना है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इस डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपसे सीधा पूछेंगे, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डिस्कस द फैक्टर दैट इफेक्ट द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए, सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सर इफेक्ट डाल देते हैं आपके
फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले याद रखें, ऑडिट में कहीं भी फंस जाए फैक्टर को लेके, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। आप बताओ, एंटिटी बड़ी है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा है। मेरे साथ, एंटिटी बड़ी है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा है। श्रेया, तुम्हारे पीछे कौन खेल रहा है मुझे बताओ जरा जल्दी से। फिर से बोलता हूं, एंटिटी बड़ी है तो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या है मित्रों, ज्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। नेचर बोले तो सब्सटैंटिव करा है या कंप्लाइंस करा है, सब्सटैंटिव करा है या कंप्लाइंस करा है, उसके हिसाब से भी आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करती है। उसके बाद रोमम कितना मिला है, रोमम कितना मिला है। मेरे साथ पहले 3 रिवाइज करेंगे। एंटिटी बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंटिटी का साइज, एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर बोले तो सब्सटैंटिव है या कंप्लाइंस है। फिर रोमम कितने हैं, मेरे साथ कम ऑन एवरीवन, रोमम कितने हैं। देन एविडेंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, एविडेंस की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद एक्सेप्शंस कितनी मिली हैं, एक्सेप्शंस को आप ऐसे समझिए, एक्सेप्शन को आप ऐसे समझिए, मिसस्टेटमेंट कितनी मिली है, मिसस्टेटमेंट कितनी मिली है, राइट। अच्छा, देन उसके बाद आपका कंक्लूजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ऑडिट मेथोडोलॉजी आपने कौन सी यूज करी है, आपने मैनुअल ऑडिट किया है, आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपने ऑटोमेटेड टूल्स यूज करके ऑडिट किया है क्या। सो ये वो फैक्टर्स हैं गाइस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाएंगे, और ये होम रन जाएगा, होम रन यानी जो हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल है ना, वो आपसे पूछा जाएगा सर इस वाले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक बच्चों यहाँ पे आपको सुपर टिप और देना चाहूंगा। सर क्या है वो सुपर टिप, जरा जल्दी से बताओ हमको। हाँ बेटा हाँ, सुपर टिप ये है कि याद रखिएगा, आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा ना मित्रों, तो आपसे पूछा जाएगा डिस्कस दी फैक्टर्स इफेक्टिंग दी फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लल्लू बच्चा क्या करेगा, हाँ मुझे आता है, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, लिखना शुरू कर देगा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। लेकिन जो समझदार बच्चा है उसे बेटा मैंने क्लास में सिखाया है, वो पहले भूमिका बनाएगा, वो पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन लिख के आएगा। वो अपना आंसर कैसे शुरू करेगा मित्रों, वो अपना आंसर ऐसे शुरू करेगा, एज पर एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ एपी एईसी, याद आ रहा है, AP performed, AE obtained, and C reached. It is also known as working paper. Following are the factors that are going to or that affects the form, content and extent of the ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद सर आप ये जो है फैक्टर्स लिखना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई है। ये सुपर पॉइंट है मित्रों आपके लिए, आप कोई भी थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर वो लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो ईआईस हो, चाहे एसएम हो, कोई भी पेपर हो, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को ना बेचना सीखें कि कैसे सर आप लोग जो अपना आंसर बेच के आ सकते हैं। चेक करने वाले को जब आप अपना आंसर बेच के आ सकते हैं तो डेफिनेटली सर आप अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। आई होप आपको बात समझ आई, अगर बात आई तो जल्दी से एक थम्स अप कर दो। क्या बात है, क्या बात है मित्रों, शाबाश। चलिए जी, आइए तो वापस चलते सर अपनी स्क्रीन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे पास और कौन से आंसर्स हैं। आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, लो जी लो पहुंच गए। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों चलते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। सो ऑडिटर के आप ये इसको ऐसे समझिए कि भाई बहुत सारे ऑडिटर्स हैं, बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, एक बंदा सब बहुत सारी कंपनी की ऑडिट करता होगा। अब ऐसा आईसीआई क्या गाइडलाइन देता कि भाई साहब सबकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्डाइज होती। प्रॉब्लम डालो माइंड में, आंसर आ जाएगा। ऐसा आईसीआई क्या गाइडलाइन देता कि सबकी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टैंडर्डाइज होती। तो यहाँ पे आईसीआई ने क्या किया, यहाँ पे आईसीआई ने बोला कि आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो कि एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। बस इस लाइन को पकड़ लीजिए, आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो कि एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। क्या समझ आ जाए एक्सपीरियंस ऑडिटर को, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स, और साथ में क्या कंक्लूजंस और जितने भी आपने प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए। इस टॉपिक को आपने समझना है, रटना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, ऐसी हो कि एक्सपीरियंस ऑडिटर को 3-4 बातें समझ आ जाए। क्या क्या बातें समझ आ जाए कि भैया ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कैसा है, राइट। रिजल्ट्स क्या है ऑडिट प्रोसीजर के, आपने ऑडिट एविडेंस क्या ऑब्टेन करे, ओके। थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे जो ऑडिट के दौरान मिले, ऑडिटर का कंक्लूजन क्या था, ऑडिटर ने प्रोफेशनल जजमेंट कहां कहां पे यूज करी है, खत्म, ओके। नाउ वन क्वेश्चन में अराइज, अगर आईसीआई ने सर बिल्कुल ही भाई साहब इरादा कर लिया कि आप लोगों को जीने नहीं देगा, तो आईसीआई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन एक्सपीरियंस ऑडिटर। तोते उड़ जाने बच्चों के वहीं पे भाई साहब, तोते, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, ओके। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार होकर जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है, इंडिविजुअल है, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, उसको प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा, उसको प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपीरियंस है। इंडिविजुअल है, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, और उसे सर जानकारी है, अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ऑडिट प्रोसेसेस की, एसएज की और एलआर की,
बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें भी एंटिटी ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल आप मेरा ऑडिट करने आए तो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है एडटेक बेस, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, तो आपको मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की फिर से एक बार देखते हैं। एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है बेटा? एक्सपीरियंस ऑडिटर एक इंडिविजुअल है, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, जिसे प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है और साथ में अंडरस्टैंडिंग है चार चीजों की। नंबर वन, ऑडिट प्रोसेस। नंबर टू, एसएज एंड एलआर रिक्वायरमेंट। नंबर थ्री, बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नंबर फोर, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप ये बात सर आपके दिमाग में अब जा चुकी है। इसी स्पीड से सर आपने रिवाइज करना है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो बात ये है कि आप लोग रिवाइज कैसे करेंगे। इसी वीडियो को अगर आप 3-4 बार सुन लेंगे, ऐसे 230 खत्म, फिनिश, बाय बाय। क्लियर है जी? कम ऑन, गिव मी थम्स अप। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अब सर एक और मुद्दे पे चलते हैं जो आपसे सर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। आ जाओ जी, ये लीजिए, ये आपसे सर एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो है पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी भी बना के दे सकते हैं सर आपको इसके ऊपर, तो इसको मिस मत कीजिएगा। आंख बंद करें और याद करें कि भैया डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? कह ही रहे ना, ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन। तो एज पर एसक्यूसी 1 सर जी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। क्या ऑडिटर क्लाइंट को दिखा सकता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डोंट मिस दिस लाइन, प्लीज डोंट मिस दिस लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर क्लाइंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकता है कि नहीं? आंसर इज यस, एट हिज ओन डिस्क्रिशन, प्रोवाइडेड दैट इससे उसके काम की वैलिडिटी अंडरमाइन ना हो, उसकी इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो। ये दो बातें जरूर लिख के आना। ऑडिटर अपनी डिस्क्रिप्शन पे अपने क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है, यस, प्रोवाइडेड उसकी वैलिडिटी अंडरमाइन ना हो, उसके काम का जो क्रक्स है वो सर ऐसा ना हो कि भाई उसको कोई नुकसान पहुंचे, और साथ ही साथ में उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर है या नहीं? कम ऑन गाइस, ये मैं बोलूंगा बेटा, ये है हमारा 5 स्टार तो है ही, ट्रिपल ए भी है ही, त्रिवेदी है ही, और सर ये सीआर भी है, छुपा रुस्तम। ये जब जब आएगा ये लोगों को रुलाएगा। लोग बाग बोल देंगे हाँ भाई उसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके आगे नहीं बोल पाएंगे। आपने उसके आगे भी बोलना है, क्लाइंट को दिखा सकते हैं बिल्कुल, बस वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, वैलिडिटी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और इंडिपेंडेंस को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया हर्ष, नालायक, नींद आ रही है, सबसे फ्रंट बेंच बैठा हुआ बिल्कुल दुष्ट। आ जाओ जी, आ जाओ। फिर गाइस आपको आईसीए की तरफ से होमवर्क करना है छोटा सा, वो मैं दे रहा हूं आपको, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज एक बार आईसीए का स्टडी मटेरियल खोल के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सर ऑडिट फाइल की। ऑडिट फाइल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? बहुत कम चांसेस, बट फिर भी कुछ नहीं पता तो पूछ लेंगे, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट फाइल? तो बता देंगे सर ऑडिट फाइल क्या, देखो कितना साइंटिफिक डेफिनेशन है, वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया। यहाँ अदर स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या हो सकता है? हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। ये तो आईसीआई ने अच्छा वो फ्लॉपी ड्राइव लिखा ही नहीं, तो अलग ही दिक्कत हो जाती। ओके, आप लोगों को वैसे पता है फ्लॉपी ड्राइव होती क्या है? ओह थैंक गॉड, चलो किसी ने तो यूज करी होगी। हाँ जी, तो आइए फिर से बात करते हैं। वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। अगर आप में से कोई आर्टिकलशिप कर रहा है तो आपने जरूर देखा होगा, आपके सीए के ऑफिस में सर एक बड़ी सी सर अलमीरा है, उस बड़ी सी अलमीरा में सर अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली कुछ फाइल्स अरेंज होकर रखी हुई हैं, उसी की बात चल रही है। तो वहां पे फाइल्स जो है फोल्डर में होती हैं, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बोलते फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट, और क्लाइंट का भी कोई स्पेसिफिक वर्क। जैसे आपके एक ही क्लाइंट का आप टैक्स ऑडिट, आप एक ही क्लाइंट का कोई टैक्स मैटर भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसी क्लाइंट का आप ऑडिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए दो अलग अलग फाइल बनी होंगी, तो वो दोनों हमारे लिए एक ऑडिट फाइल हो जाएगी, एक हमारी टैक्स फाइल हो जाएगी। डन, बोलिए। ग्रेट, आइए और चलते हैं सर आगे। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल वन टाइम रीड है गाइस, वन टाइम रीड है। इसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। वन टाइम रीड है वैसे ये टॉपिक, लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के हिसाब से आपको आनी चाहिए। सो आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आपको ऑडिट फाइल कैसे जो है पूरी की पूरी असेंबल करनी है टाइमली बेसिस पे। फिर एसक्यूसी 1 एक सजेस्टेड टाइम लिमिट देता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सजेस्टेड लिमिट है नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो बेटा, दिक्कत 60 पे नहीं होगी, वो सबको याद रह जाएगा, दिक्कत होगी इस पे, कहां से 60? तो इस पे जरा फोकस करके जाएं। नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक बार रिपीट कर दीजिए, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। इसके लिए टाइम लिमिट क्या है, टाइमली बेसिस बोल दिया, लेकिन सजेस्टिव टाइम लिमिट दी गई है कि भैया आपने मिनिमम 60 days, मैक्सिमम 60 days में जो है आपने ये फाइल जो है अपनी असेंबल कर लेनी है। राइट, फिर आपसे ट्रू फॉल्स मैं पूछता हूं अभी, आप इधर देखिए, मुझे बताइए जरा, मेरी आंखों में देखिए और मुझे बताइए, क्या असेंबलिंग ऑफ ऑडिट फाइल में हम नए ऑडिट प्रोसीजर और नए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन। थम्स डाउन। हम कभी भी ऑडिट की असेंबली, ऑडिट फाइल की असेंबली करते हुए हम लोग कभी भी जो हैं वो भाई क्या नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी कोई नए ऑडिट प्रोसीजर, नए कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। लेकिन क्या हम ऑडिट फाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं असेंबली के टाइम पे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हैं।
मेरे साथ ये लाइन बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस क्या है? जैसे कि हो सकता है आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन लग रहा हो कि भाई डबल डबल बन गई है, आपने क्लाइंट की कोई डॉक्यूमेंटेशन 4 बार ले लिया भाई, क्योंकि वहां पे तो हम लोग अपने आप को दामाद समझते हैं ना, इसका भी प्रिंट आउट दे दो, उसका भी प्रिंट आउट दे दो, इसका भी प्रिंट आउट दे दो, राइट? तो सुपर सीरीड डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज सॉर्ट कर सकते हैं? दैट इज नॉट ओम प्रकाश मिश्रा वाला सॉर्ट। सॉर्टिंग यहाँ पे क्या है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सॉर्टिंग का मतलब है अल्फाबेटिकली लगा देना, या कोई न्यूमेरिकल है, कोई न्यूमेरिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकली लगा देना, राइट? तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, कोलेट कर सकते हैं। व्हाट इज कोलेट करना? कोलेट करना मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला था, थोड़ा सा ब्लर हो गया। बेसिकली कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन करना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ना, ये तोते उड़ाऊ क्वेश्चन है बेटा ये वाला। क्या ऑडिट फाइल के अंदर, क्या ऑडिट फाइल के अंदर आफ्टर द असेंबली कुछ चेंजेस कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं। डिलीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई डबल थी, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कोलेट कर सकते हैं, साइन ऑफ कर सकते हैं कि भाई ये लो ऑडिट फाइल जो है मैंने असेंबल करी थी, साइन कर दी मैंने उसके ऊपर। ओके, डॉक्यूमेंटिंग दी ऑडिट एविडेंस दैट जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया, डिस्कस किया या एग्री किया। बाई चांस ऑडिटर को याद हुआ यार मैंने अपने डिस्कशन में डॉक्यूमेंट नहीं किया अभी तक, तो वो डिस्कशन डॉक्यूमेंट कर सकता है। कोई एविडेंस अगर डॉक्यूमेंट करना रह गया तो उसको एड ऑन जो है डॉक्यूमेंट उसके अंदर कर सकता है। याद रखिए, नया एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर रहा है, पुराना एविडेंस ऑब्टेन था उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, पुराना कोई डिस्कशन था उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। आई होप ये बात याद रहेगी। कम ऑन गाइस, कम ऑन जल्दी से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है सर जो बस गेट पे खड़ा होकर पूछ रहा है, एमबीए। एमबीए बोले तो बेटा क्या, मैं भी आऊं? और आईसीए सर, आईसीए ने जिस दिन गेट खोला उस दिन सर ये आपके पेपर में दिखेगा, और जिस दिन आपके पेपर में दिखेगा उस दिन सर हाय तौबा मचेगी, क्योंकि बच्चे इसे पढ़ के नहीं जाते हैं। बच्चे इसे वही करते हैं जो जनरली आप लोगों की गर्लफ्रेंड आपको करती है। और बेटा बता दो क्या, पेपरों के टाइम में इग्नोर। चलिए आइए, एनीवेज अब आते हैं रिटेंशन पे। सर ये जो है ना, ये 7 स्टार है, 7 स्टार बेटा। याद रखिएगा रिटेंशन वाला क्वेश्चन बेटा 7 स्टार है। ये आएगा 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 आएगा। और बेटा ये त्रिवेदी है, ये गुड्डू भैया है, ये कालीन भैया है, इनको कोई रोक नहीं सकता है सर। ये इतनी बार आए हुए हैं और 2 नंबर दिला देता है सर, ये क्वेश्चन फ्री में 2 नंबर दिला देता है, फ्री में। मतलब आईसीएसई सिर्फ आपको एक 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 नंबर याद करने के, एक नंबर याद करने के 2 नंबर दे सकता है सर। और वो नंबर क्या है कि भाई साहब आपने एक क्लाइंट की, एक एंगेजमेंट की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब तक रिटेन करके रखनी है। और आंसर है 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कहां लिखा है? SQC 1 में लिखा है, बस ये याद रखना है आपको। आपने अगर ऑडिट किया है 19-20 का, और 19-20 की जो भाई आपने ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करी है, मान लेते हैं वो आपने 30 मई 2020 को जो है आपने ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर दी थी। अब यहां से 7 years शुरू होंगे, इस बात को याद रखिएगा। कई बच्चे लिख के आते 7 years फ्रॉम द ईयर इन विच द ऑडिट वॉज कंडक्टेड। ना 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 ना, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, एंड और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट कब आता है? जब बेटा आप लोग जो है आप एचओ के ऑडिटर हैं, और एचओ के ऑडिटर होने के बाद क्या हो गया कि ब्रांच के ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट आई है, तो उन ब्रांच के ऑडिटर्स की रिपोर्ट को भी हमें ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट से 7 साल तक जो है वो संभाल के रखना है, राइट? कम ऑन, कम ऑन। ओके, लीजिए, तो ये आपने मित्रों जो है याद रखना है। ग्रुप ऑडिटर में याद रखिएगा कि हो सकता है सर आपने जिसका ऑडिट किया उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो, उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है पहले आ गई हो, ऑब्वियसली उसी के बाद जो है आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करी है। तो जब हमारे पूरे ग्रुप की रिपोर्ट फाइनलाइज हुई है, उस वहां से जो है 7 साल शुरू होंगे। कम ऑन। ओके, प्लीज इसको मत भूलिएगा, 7 स्टार है। मैंने बता दिया भैया ये त्रिपाठियों का चिराग है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे चलते हैं सर। ये बच्चों, ये मैं इसके लिए कितनी तारीफें करूं, क्या क्या बोलूं मैं इसके लिए, मैं नहीं जानता। ये सर एक तरह से समझ लो ये न्यू किड ऑन द ब्लॉक है। ये बेटा प्रतीक गांधी है। प्रतीक गांधी समझ गए कौन है प्रतीक गांधी? स्कैम 1992 का लीड एक्टर है भाई ये, हर्षद मेहता है भाई ये। और ये एक्चुअली में कई बच्चों को नहीं पता होगा, जो लोग यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता प्लीज इसे कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। सीधा पूछेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लीशन मेमोरेंडम। बच्चा बेहोश, बच्चा वहीं पे बैठे बैठे बीपीए तो पढ़ा ही नहीं, बीपीए कहां से पूछ लिया, राइट? लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसे पढ़ के जाएंगे, राइट? और मुझे याद है मैंने क्लासेस में भी ये कवर करा रखा है आपको। बाई चांस आपने नहीं कवर किया तो भाई यहाँ बैठ के कर लो, वैसे मैंने कवर करा रखा है, राइट? चलिए आइए जरा चलते हैं जल्दी से और पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों इसको। तो देखो है क्या, बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी है, वेरी सिंपल। व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम? इट इज द समरी, कम ऑन मेरे साथ, इट इज द समरी ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या क्या होता है? जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले और हमने उनको कैसे एड्रेस किया। दो बातें बोल दीजिए बस मेरे साथ, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले और हमने उसको कैसे, कम ऑन, हमने उसको कैसे एड्रेस किया।
Okay, it is the summary of audit documentation. In this completion memorandum, we note down all the matters, all the significant matters that were identified during the audit and how we addressed it. Come on guys, how we addressed it. राइट अच्छा, अब ये काम किस लिए आता है सर जी? आपका रिव्यू और इंस्पेक्शन के काम आता है, स्पेसिफिकली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। आप इसको ऐसे समझिए बच्चों कि आप लोगों ने जो है बहुत बड़े बैंक का ऑडिट किया। एसबीआई की अगर बात करूं तो एसबीआई की अगर मैं आपको ब्रांचेस बताता हूं, एसबीआई नंबर ऑफ ब्रांचेस, एसबीआई नंबर ऑफ ब्रांचेस, एसबीआई नंबर ऑफ ब्रांचेस। कस्टमर तो अगर सुन लिए तो पागल ही जाओगे, लगभग 40 50 44 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं एसबीआई की नंबर ऑफ ब्रांचेस। बस 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 कुछ 22,141 ब्रांचेस हैं। जस्ट थिंक ओवर इट। और एसबीआई का ऑडिट, अगर आप कभी इसकी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे ना एसबीआई की, आप हैरान हो जाएंगे। कम से कम 10-15 ऑडिटर के साइन होंगे। ज्वाइंट ऑडिट का जीता जागता नमूना है एसबीआई, राइट? कम से कम 10-15 ऑडिटर। अब जरा यहां पे आप सुनिए, एसबीआई का ऑडिट किया है आपने, अब कोई बंदा आपके एसबीआई के ऑडिट का रिव्यू करना चाहता है, भाई साहब उसके तो जस्ट थिंक ओवर इट। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ भाई साहब वो हुआ कि भाई उस मतलब वो इतने बड़े बैंक के ऑडिट का रिव्यू करना चाहता है। वहां पे काम आता है सर आपके लिए कंप्लीशन मेमोरेंडम। वहां पे काम आता है आपके लिए, कम ऑन जल्दी बताइए क्या? कंप्लीशन मेमोरेंडम। सो कंप्लीशन मेमोरेंडम हेल्प्स इन एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, स्पेसिफिकली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। आप रिलायंस की बात कर लीजिए, रिलायंस का भाई टर्नओवर कितना है? पता नहीं, हजारों लाखों करोड़ों में होगा सर। मार्केट कैप देखिए कितनी है, उसके भी 3-3 ऑडिटर बैठते हैं। अब आपने रिलायंस का ऑडिट किया और सर कोई आपकी इंस्पेक्शन करने आ रहा है आपके ऑडिट की, तो भाई फिर से वो रिंगटोन चला लो जरा। तो वहां पे क्या काम आएगा? कंप्लीशन मेमोरेंडम काम आएगा मित्रों। बोलिए क्या काम आएगा? कंप्लीशन मेमोरेंडम। आई होप आपको समझ भी आ गया। ये तो रिवीजन की जगह मैंने समझा ही दिया आपको, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट बेटा कि एग्जाम में पूछ लेंगे। तो व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम? इट इज समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन that describes significant matters that arise during the audit or that were counted during the audit and how we addressed it. Okay, it helps in review and inspection, specifically in case of large and हाँ जी, specifically in case of large and complex audit. राइट। और फाइनली देखिए, ये एक ओवरऑल पिक्चर देता है। जब ओवरऑल पिक्चर देता है तो हमें समझ आ जाता है कि भाई साहब देखिए, याद रखिएगा, ऐसे 200 से सारी गंगा बहती है। आज मेरा दिल टूट गया जब बच्चे ने बोला ना ऐसे 200 से कुछ आता नहीं। मन तो कर रहा था निकल जाऊं आज कंप्यूटर से बाहर और उయ్या कासा। ध्यान से देखिए, उయ్या कासा। फिर से देखिएगा बच्चों, ये जो कासा है, कासा में क्या होता है कि भैया ऑडिट जो है एसए के हिसाब से होना चाहिए। हर एसए में आप लोगों को मैंने सिखाया, हर एसए में बेटा क्या होता है? कम ऑन टेल मी। ऑब्जेक्टिव। हर एसए का, हर रेलेवेंट एसए का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। रेलेवेंट एसए कौन सा? फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं तो 610 उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। कम ऑन गाइस, 610 उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल ऑडिट है तो भाई इंटरनल ऑडिटर है तो 610 रेलेवेंट है उसके लिए। आई होप आप लोग समझ गए 610 किस लिए होता है। अब पॉइंट ये है कि भाई साहब इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो समरी बनती है, इससे एक हमें और हेल्प मिल जाती है, और वो ये हेल्प होती है कि हम लोग देख पाते हैं कि भाई हमारे जो इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे हैं उनके ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया है ऑडिटर या नहीं, और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था ऑडिटर का वो भी अचीव हो पाया है या नहीं। वाई? बिकॉज इट गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर ऑडिट, and therefore we are in a position, auditor is in a position that he can check whether the objective of the all relevant essays are achieved or not, and whether the overall objective of the audit has been achieved or not. बात समझ आई क्या? कम ऑन, कम ऑन गाइज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर समय लगा दिया बच्चों, और ये आपको करके जाना अच्छे तरीके से। आइए अब चलते सर आगे। ऑडिट नोटबुक, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सर। ये भी सर 5 स्टार है। इसमें से सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट बुक। और आप शॉर्ट नोट देख के पहली लाइन पढ़ के हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इट्स अ बाउंड नोटबुक। ओह, मैंने सुना कि खाली पन्ने होते हैं, हाँ ये तो बाउंड कर दे इन लोगों ने। नहीं सर, इट्स अ बाउंड नोटबुक। इसमें क्या करते हैं? जो मैटर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट वो हम नोट डाउन करते हैं। कौन से मैटर्स जिन पे हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी है, या फिर हम जानना चाहते हैं कि फाइनली वो सेटल कैसे हुए। एक बार जिन पे हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फिर हम जानना चाहते हैं कि सर वो मैनर जिसमें वो फाइनली क्या हुए, सेटल हुए। कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक, बेटा इसको बना लो पंचतारा। पंचतारा बना लो इसको, पंचतारा। ये आज से कम जो मैं आज तक मैं बोलूंगा कम से कम 3 बार आ चुका है, और बच्चे याद करके नहीं जाते हैं। क्यों? देखो भाई साहब, ये है आईसीआई की लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम ये है, याद रखिएगा, जो बोले वही कुंडी खोले। मतलब अब मैंने अपनी बुक में लिख दिया, इसको तो भाई मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आप देखो ना, घर में 2 भाई हैं, बेल बजी टिंग डोंग, पहले वाला बोलता है कोई आया है, तो दूसरा वाला बोलता है तो खोल जाके। तो जो बोले वही कुंडी खोले। अब मैंने प्रॉब्लम ये है कि आईसीआई की लैंग्वेज बुक में लिख दो तो पढ़ानी भी पड़ेगी। चिंता ना करें सर, पढ़ाएंगे भी, रटवाएंगे भी। ऑल्दो मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, मैं आपको एक बार यहाँ पे और रिवाइज कराता हूँ, रटवा भी देता हूँ। याद रखिएगा, बस इसको आंसर को आपको याद करना है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि आपको रियलाइज हो गया था उससे प्यार करना आपकी एक मिस्टेक थी। वो क्वेरीज बहुत करती थी, आप उससे टोटली अनसेटिस्फाइड थे, कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती नहीं थी। मैंने इस प्यार में कुछ स्पेशल पॉइंट सीखे हैं।
अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे होगी, हाँ। कभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती नहीं थी। मैंने इस प्यार में कुछ स्पेशल पॉइंट सीखे हैं जो मुझे फ्यूचर में काम आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये इसके कीवर्ड्स हैं गाइस, मैंने आपको ऐसे क्लास में पूरा का पूरा आंसर समझा रखा है। तो कोई भी क्वेरी जो इमीडिएटली आंसर नहीं हुई वो यहाँ पे आएगी। कोई भी मिस्टेक जो आपको लग रही है, किसी लॉ से कंप्लाइंस नहीं हुई, फॉर एग्जांपल फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो यहाँ पे आएगा। बुक कीपिंग सही से नहीं हो रही, कंपनी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपेरेंटली आपको ओवर द फेस ऑफ द कंपनी नहीं पता चलती है, अकाउंट से बेसिकली पता नहीं चलती है, या फिर कोई स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के टाइम पे जो है पता चले, वो आप लिख सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है फ्यूचर में काम आएंगी। मैंने क्विक ओवरव्यू दे दिया, रटवा भी दिया। अब अगर आप नहीं लिख के आते तो बेटा बताओ क्या करें। तो प्लीज इस आंसर को ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा सर जैसे ये आपके एग्जाम में आ गया है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, जो बच्चा इस समय ऑडिट पढ़ रहा है, ऑडिट कर रहा है, देखो भाई मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग ना ऑडिट की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। क्या आपने कभी भी आज तक जब भी आप ऑडिट पढ़े आपने 3-3 4-4 आंसर उसके लिख के देखे? नहीं। अकाउंट्स की देखो आप कितनी इज्जत करते हो। अकाउंट्स का हर क्वेश्चन आप हाथ से सॉल्व करके देखोगे। बैलेंस शीट मिलने के बाद कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन हो जाते हो। ऑडिट में आप सिर्फ टिक के मारते हो, यू भी होगा, यू भी होगा, यू भी होगा, और बेटा फिर एग्जाम में जाके यू को होगा। राइट? तो प्लीज ऐसे ना करा करो। आप सब्जेक्ट को इज्जत दो, सब्जेक्ट आपको इज्जत देगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने आपको आंसर इतने अच्छे से पढ़ाया, समझा भी दिया, या कंप्लीशन मेमोरेंडम में हमने इतनी चर्चा करी, तो खुदा के वास्ते आप लोग भी घर पे जाके इसको एक बार लिख के देखें। जब आप लिख के देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इस पे बनेगा। राइट? आप सिर्फ यही करते जाओगे, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया। बेटा एग्जाम में लिख के देखना है ना, तो आप सिर्फ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया से कैसे होगा? आपको लिख कर देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप। बहुत ही बढ़िया। आइए चलिए अब चलते हैं सर आगे, और अब आपको दिखाते हैं सर थोड़ा सा फन। ये शायद मैंने जो है क्लास में चीज नहीं कवर कराई थी, मैंने बोला था कि होमवर्क ले लेना, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ होमवर्क, आप लोग समझ लो ओ आउट ऑफ कोर्स है। राइट? तो दो तरह की फाइल्स होती हैं सर, मोटी मोटी। सच बताऊं तो न्यू कोर्स के अंदर जो है आईसीए ने स्टडी मैट में कहीं नहीं डाला हुआ है, अगर डाला हुआ तो मुझे नहीं दिखा है। ओल्ड कोर्स में सर ये एज इट इज जो है एप्लीकेबल है। टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल, जिसमें आती है परमानेंट ऑडिट फाइल, और हमारे पास आती है क्या, करंट ऑडिट फाइल। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक रटने का एक तरीका भी बता दूंगा। चलो करंट ऑडिट फाइल का बता दूंगा, उसमें आपको मजा आएगा। परमानेंट ऑडिट फाइल का आप बना लीजिएगा। बेसिक चीज समझते हैं। किसी भी क्लाइंट की दो फाइल होंगी, परमानेंट ऑडिट फाइल जिसमें परमानेंट नेचर का डेटा होगा, कंटिन्यूइंग रेलेवेंस होगी जिस डेटा की। आप सोचो आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, हर साल आगे अरे अपना पैन तो दिखाना जरा, अरे दिखाओ ना अपना पैन, अपने एमओए दे दो, अपने एओए दे दो, हर साल जाके क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इट्स जस्ट लाइक आप अपने घर का एड्रेस हर बार पूछते हो क्या? आंसर इज नो। एड्रेस इज परमानेंट, वो सर एक बार पूछा रख लिया अपने पास। करंट ऑडिट फाइल में क्या होगा, इस साल की बात है। आप एक कंपनी का पिछले 10 साल से ऑडिट कर रहे हैं, मान लेते हैं अब चल रहा है 2021, तो 2021 की बात है, कौन सी फाइल में जाएंगी, परमानेंट वाले में या करंट वाले में? कम ऑन गाइस टेल मी, बता दो, लिप रीड कर लूंगा, बता दो। परमानेंट और करंट, परमानेंट और करंट, करंट वाले के अंदर जाएंगी। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, कम ऑन। तो लॉजिक हमें समझ आ गया कि परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या होता है, करंट ऑडिट फाइल में क्या होता है। अब मैं आपको कीवर्ड्स जो है यहाँ पे मार्क करवा के रटवा देता हूँ। ये स्टोरी मैंने तब बनाई थी जब विराट और अनुष्का का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब दोनों की शादी हो चुकी है। अब तो आप सब लोग चाचा मामा बुआ मौसी सब बनने वाले हो। राइट? सो अब कोई बात नहीं, हम उसी जोन में चलते हैं अभी भी कि भाई ब्रेकअप हो गया था। चलो अब ये ब्रेकअप के मैंने टाइम पे स्टोरी बनाई थी, तो हमारी तो वही रहेगी। एंड एनी विराट और अनुष्का फैन इन दी वीडियो और दी जूम कॉल और इन दी ऑन द यूट्यूब, भाई सब सॉरी, प्लीज ऑफेंड मत होना, पहले ही सॉरी बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल इंडिया का नेशनल पास टाइम क्या है, ऑफेंड हो जाओ। राइट? एनीवेज स्टोरी सुनिए। करंट ऑडिट फाइल का लॉजिक क्लियर है? इसमें क्या परमानेंट नेचर की चीजें होंगी, या जो करंट ईयर एंगेजमेंट है उससे रिलेटेड चीजें होंगी? परमानेंट करंट ईयर एंगेजमेंट, अब बताओ, करंट ईयर एंगेजमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। डन? अब कीवर्ड्स देखो कैसे, स्टोरी देखो कैसे। विराट और अनुष्का का रीअपॉइंटमेंट होने ही वाला था, उनकी मीटिंग फिक्स हो चुकी थी, प्लान बन चुका था। जब मीटिंग होती तो ट्रांजैक्शन भी होती, कोई उल्टा सीधा नहीं सोचना, ट्रांजैक्शन होती तो बेटा रिजल्ट भी आता। लेकिन तभी विराट के असिस्टेंट ने बताया कि अनुष्का कम्युनिकेशन विद अदर्स कर रही है। ओके? तभी विराट के असिस्टेंट ने बताया कि यार मुझे डर लग रहा है, तुमने अनुष्का शर्मा के साथ मत शेयर कर देना यार, ये वीडियो बहुत मारती है यार वो यार, प्लीज। ओके, नो, नो स्टोरी। बताओ जल्दी बताओ, स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी है? शेयर तो नहीं करोगे? अनुष्का जी, विराट जी, पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, पहले ही कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज ये सिर्फ बच्चों को याद कराने के लिए है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आइए इधर देखिए। हाँ जी, तो विराट के असिस्टेंट ने बताया कि अनुष्का जो है कम्युनिकेशन में अदर्स कर रही है। अनुष्का के कुछ लेटर्स भी पकड़े गए। अनुष्का ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन विराट ने कंक्लूजन ही निकाला कि तुम मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। हाँ जी, फिर से बच्चों एक बार में याद होगा, विराट और अनुष्का का रीअपॉइंटमेंट होने वाला था, मीटिंग फिक्स हो चुकी थी, प्लान बन चुका था, ट्रांजैक्शन भी हो ही जाती, ट्रांजैक्शन होती तो रिजल्ट भी आता ही। लेकिन तभी विराट के असिस्टेंट ने आके बोला कि भाई ये तो कम्युनिकेशन में धदस कर रही है, इसके लेटर्स पकड़े गए हैं। अनुष्का ने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन विराट ने कंक्लूजन निकाला कि तुम
तुम मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, राइट? तो इस तरीके से देखिए आप लोग जो है कीवर्ड मैंने मार्क करके आपको याद करा दिया, आप एक बार रीड करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर से बोल दूं, न्यू कोर्स के सिलेबस में जो है मुझे ये चीजें नहीं दिखी हैं, ऑल्दो एसए में जरूर कवर होंगी, लेकिन आपके जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर नहीं दिखी है, इसलिए सर हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी मैंने आपको कवर करा दिया। ओल्ड कोर्स में तो कई बार लगातार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको सलमान खान की गाड़ी दिख रही होगी, वो लैंड क्रूजर जिसने जो है सर फुटपाथ पे चढ़ा दी थी, उससे रिलेटेड एक स्टोरी बनती है, थोड़ी बहुत आप लोग हेल्प करिएगा, अपनी स्टोरी बना लीजिएगा, राइट? ये उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है। तो इस तरह से सर हमारा जो है ऐसे 230 कंप्लीट हो जाता है। लगभग हमने जो है 37 मिनट्स की आसपास की जो है हमारी रिकॉर्डिंग रही होगी, 37 मिनट्स के आसपास की रिकॉर्डिंग हमारी रही होगी। एंड आई होप गाइज आपने पढ़ाई के साथ साथ इसको एंजॉय भी किया। और टाइमिंग देख रहे हो अपने भाई की, 9 बजे अगली मीटिंग थी, देख लो घड़ी में समय क्या हो रहा है इस समय, 8:57, राइट? तो इसे बोलते हैं सर एडवांस टैक्स एस्टिमेशन, खतरनाक वाला। ओके, सो आई होप गाइज यू एंजॉयड इट एंड यू लर्न समथिंग, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस एसे अगेन राइट नाउ। 15-20 मिनट दीजिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, और अच्छे से पढ़ने के बाद बेटा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसके लिख कर देख लीजिए, और उसके बाद ये एसे आपका हो जाएगा तैयार। और ये एसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे है, चाहे इंटरमीडिएट लेवल है चाहे फाइनल लेवल है। प्लीज स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क भी करा दिए हैं। अभी भी अगर आप लोग जो है मार्क्स लेके नहीं आते हैं, तो आई एम टेलिंग यू मित्रों, कुछ तो गड़बड़ है भाई तुम्हारे अंदर, अब आपको जो हटानी पड़ेगी गड़बड़। अब विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। विशफुल थिंकिंग, काश मैं पास हो जाऊं, काश मैं सी बन जाऊं, यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। अब विशफुल थिंकिंग का समय गया साहब, अब आप एक्शन लीजिए और काम पे लगिए, बिल्कुल एकदम बिंदास, राइट? ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूं, 2-2 3-3 बार देखिए। इसी तरह से इससे पहले मैंने कौन कौन सी वीडियोस और अपलोड कर रखी है मैं बता देता हूं। ऐसे 200 आपके पास है, 210 आपके पास है, 220 का ओवरव्यू आपके पास है, 230 ये आ गया। अगली क्लास में अगर समय मिला तो 240 भी आपका रिवाइज करा दूंगा मैं, राइट? तो जब जब मुझे समय मिला करेगा मैं आऊंगा, आपके साथ रिवीजन कराता हुआ चला जाऊंगा। ऑडिट की और भी बहुत सारी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली चैप्टर 4 तो रिवीजन वीडियो से करिएगा। किस किसने चैप्टर 4 की रिवीजन वीडियो देख ली है जो मैंने अपलोड करी है? जिसने नहीं देखी है बेटा, पापी हो तुम, पापी, कहां कहां खोए हुए हो। तो गॉड से जाओ, पूरा चैप्टर आपका मैंने यहाँ पे कवर करा रखा है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से कि अगर आप उसे 2-2 3-3 बार देख लें, आपका चैप्टर खत्म हो गया साहब, राइट? तो उसको बिल्कुल स्किप ना करें। इसी तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 11 ये एक वीडियो में कवर्ड है। तो 1, 2, 3, 11, 5 और 4 ये हो गया। कंपनी ऑडिट की रिवीजन वीडियो भर भर के डाल रखी है, तो चैप्टर नंबर 10 भी हो गया अपना। अगर आपको इतनी रिवीजन वीडियो मिल रही है, प्लीज उसका पूरा फायदा उठाएं। बिल्कुल भी बच्चों अब इसको लाइटली मत लो। आप लोगों के पास समय है कुछ कर दिखाने का, तो प्लीज उस पर छा जाओ। और एक फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारा फसाद सोशल मीडिया ने मचा रखा है, बंद कर दो। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं ना कैसे करके पहुंच रहा हूं ना, ये सिर्फ आपका बहाना है कि हमें अपडेट चाहिए, ये चाहिए। प्लीज फॉर गॉड सेक इसको बंद करो, और भाई अपनी किताबों को खोलो। आप एक बार ना एक काम करना, आपको मैं होमवर्क देता हूं। आप प्लीज एक दिन एक पासबुक बनाए, अपने समय की पासबुक बनाए बैठ के, कि मेरा समय जाता कहां है। मैं 2 घंटे के लिए बैठा, तो जब भी आप सोशल मीडिया को टच करेंगे, आप एक लाइन खींच दीजिए, फिर एक लाइन खींच दीजिए और टाइम लिख लीजिए। फर्स्ट लाइन खींची गई 10:10 पे, सेकंड लाइन कब क्लिक हुई, थर्ड लाइन फिर उसके बाद कब आपने खींची। इससे आपको पता लगेगा कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। एंड उससे भी बड़ी बात कि आप कितना डिस्ट्रैक्टेड हैं, कि हर 10 मिनट बाद हाथ अपने आप ही सब ट्विटर के पास चले जाते हैं, अपने आप ही स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पास चले जाते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोग बिल्कुल ये सब बंद करके बैठे होंगे, लेकिन कई लोगों के साथ साथ प्रॉब्लम हो चुकी है कि नाउ दे कैन नॉट लिव विदाउट सोशल मीडिया। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई साहब, स्क्रॉलिंग इज द न्यू स्मोकिंग। स्क्रॉलिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आजकल बच्चे स्मोकिंग से एडिक्ट ना होके स्क्रॉलिंग से एडिक्ट हो रहे हैं। ये स्क्रॉलिंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। दिस इज गोइंग टू किल यू गाइज, राइट? 9:01 हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहे मित्रों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।